यस वी आर लाइव नाउ। हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी एंड इन द कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी सीरीज़ वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के टॉपिक में हम लोगों ने जो शुरुआती टाइम में डिस्कशन किया था वो स्टार्टअप से रिलेटेड किया था, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, कि व्हाट टेक्नोलॉजी हैज़ डन विद द एग्रीकल्चर एंड हाउ इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके बाद से हम लोगों ने देखा था कि आखिर में टेक्नोलॉजी के क्या इम्प्लीमेंटेशन, क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं। सो बेसिकली द इम्प्लीमेंटेड पार्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फिर हम लोगों ने डिजिटाइजेशन से रिलेटेड डिस्कशन किया था। देखा था हम लोगों ने कि डिजिटाइजेशन के क्या बेनिफिट्स हुए हैं और किस तरीके से डिजिटाइजेशन ने एग्रीकल्चर को एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है और कहाँ कहाँ पर इसने स्ट्रक्चरल चेंजेस वगैरह किए हुए हैं। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोगों ने और देखा था कि आखिर एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे रूरल डेवलपमेंट के लिए एक बेटर पिलर बन सकता है या फिर कह सकते हैं कि एक एक्शन प्रोग्राम बन सकता है, और उसके बाद से रिन्यूएबल एनर्जी को देखा था। साथ ही साथ में हम लोगों ने ये भी देखा था कि आखिर में रूथ के लिए, मतलब कि आने वाले टाइम में जो रूरल यूथ है, क्या उसके लिए एग्रीकल्चर एक न्यू एस्पिरेशन भी बन सकता है, जिसमें हम लोगों ने प्राइमरली द एंटरप्रेन्योरशिप पार्ट ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्योंकि एनीवे जो यूथ है वो अल्टीमेटली आज की डेट में जो डिमांड कर रहा है वो है एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़, एम्प्लॉयमेंट, या सिंपल भाषा में बात किया जाए तो एक स्टार्टअप। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट 2 टॉपिक्स है, एक टॉपिक हमारा है स्मार्ट एग्रीकल्चर को लेकर के और दूसरा टॉपिक हमारा है क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर को लेकर के। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट। और अगेन यहाँ पर भी हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, आज मॉर्निंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम ही हुई थी, ग्लिच हुआ था जिसके कारण से क्लास नहीं हो पाई थी। तो हम लोग अभी कर रहे हैं क्लास और कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को फटाफट, और उसके बाद से जो भी आगे टॉपिक्स होंगे उनको भी हम 1 बाय 1 करके लेंगे। सो शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। हेलो ऑल, सभी लोगों को हेलो। और हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है, दिस इज डिस्कस हाउ स्मार्ट एग्रीकल्चर फार्मिंग टेक्निक हैज़ हेल्प्ड एग्रीकल्चर। कैसे स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्निक ने एग्रीकल्चर को हेल्प किया है। सो सबसे पहले यहाँ पर कीवर्ड क्या आता है, कीवर्ड आती है आपकी स्मार्ट एग्रीकल्चर। सो व्हाट इज़ स्मार्ट एग्रीकल्चर फर्स्ट, व्हाट इज़ स्मार्ट एग्रीकल्चर। कहीं पर भी अगर आपको स्मार्ट वर्ड दिखता है दैट मीन्स सिंपल उसका मीनिंग हो जाता है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। दिस इज टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। और ये जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड चीज़ें यहाँ पर हैं उसके अपने कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं और अपने कुछ विज़न होते हैं एंड विज़न। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और विज़न क्या होगा। ऑब्वियसली यू नीड टू राइट द एग्रीकल्चरल पार्ट, एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स लिखना है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा कि आपके पास बेटर प्रोडक्टिविटी मिलनी चाहिए, तो आपका एक हो जाएगा कि आपकी बेटर प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, इफ़ इन केस कहीं किसी तरीके से मान लेते हैं कि फसल का लॉस ही हो गया, तो लॉस होने के बाद में किस तरीके से हम मिटिगेशनल मेजर्स वगैरह ले रहे हैं उसके बारे में हमें देखना होगा। सो दिस इज़ मिटिगेशनल मेजर्स वगैरह हो गया। और तीसरी चीज़ ओवरऑल कि आखिर में ईल्ड क्या आ रही है। ईल्ड क्या, सिंपल आप बात कर लीजिए कि इनकम ऑफ फार्मर, इनकम ऑफ फार्मर। सो दीज आर द 3 प्राइमरी थिंग्स दैट शुड बी कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्टिव। और विज़न क्या हो जाएगा, विज़न होगा फार्मर्स इनकम। तो दिस इज़ फार्मर्स इनकम। और ये जो फार्मर्स इनकम है ये हम लोग बेसिकली डबल करने के बारे में ही बात चल रहा है। तो दिस शुड बी द विज़न ऑफ दिस स्मार्ट एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है 3 सेक्टर में। अगेन यहाँ पर भी आप डिवीज़न करना चाहें तो फिर वही कर सकते हैं। एक सेक्टर आपका आ जाएगा जब सोइंग पीरियड होगा, सोइंग पीरियड होगा। सिमिलरली इसी तरीके से आप बोल सकते हैं हार्वेस्ट पीरियड को लेकर के, दिस इज़ हार्वेस्ट पीरियड। और तीसरा इसी तरीके से आप मार्केट को लेकर के बना दीजिए। सो दिस इज़ मार्केट पीरियड या मार्केट आप बोल सकते हैं कि ठीक है मार्केट ही सिंपली लिख लेते हैं। सोइंग पीरियड में अगेन हमारे पास जो चीज़ें होंगी, एक तो सीड से रिलेटेड हो जाएगा कि आपकी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वगैरह हो गई। सो दीज आर जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स मान लेते हैं, क्रॉप मान लेते हैं, जो भी मानना है। इसके अलावा इरिगेशन को लेकर के हो जाएगा और दिस शुड बी पर ड्रॉप मोर क्रॉप बेसिस इरिगेशन, बेटर इरिगेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें इफ़िशियंट एंड इफ़ेक्टिव इरिगेशन हमें लेनी होगी। तीसरा पॉइंट इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं फर्टिलाइज़र को लेकर के। सो दिस इज़ फर्टिलाइज़र। अब यहाँ पर क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेते हैं। सो दिस इज़ नैनो टेक्नोलॉजी। सो दीज आर द 3 बेसिक थिंग्स जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन द सोइंग पीरियड। ऑल्दो हम लोग और भी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक पॉइंट आप लिख सकते हैं ड्रोन बेस्ड सर्वे। तो दिस इज़ ड्रोन बेस्ड सर्वे भी हो जाएगा, जहाँ पर हम लैंड को देखेंगे, लैंड के रिक्लेमेशन को देखेंगे, सॉइल के डेवलपमेंट को देखेंगे। तो यहाँ पर आप सॉइल के भी बारे में लिख सकते हैं कि सॉइल के न्यूट्रिएंट फॉर्मेशन
या जो न्यूट्रिएंट रीजनरेशन है, रिक्लेमेशन है, उसको भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। हार्वेस्ट पीरियड के दौरान में इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर मैकेनाइजेशन, प्रॉपर मैकेनाइजेशन होनी चाहिए। सो दिस इज़ मैकेनाइजेशन हो गया। इसी के साथ साथ में आप बोल सकते हैं कि जो फील्ड में जगह बच गई है उसका भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के रूप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ आरई सोर्सेज को लेकर के यहाँ पर चीज़ें हो जाएंगी। इन सब के साथ ही साथ में एक नया कंसेप्ट अभी रिसेंट में आया हुआ है, रिसेंट का मतलब पिछले 2-3 सालों में, दिस इज़ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, ज़ीरो बेस्ड बजट एग्रीकल्चर, जहाँ पर आपका ओवरऑल कॉस्ट जो होगी वो ज़ीरो आएगी। ओवरऑल कॉस्ट में आपका इनकम कुछ लगेगा, मतलब कि इनपुट लगेगा, और फिर अल्टीमेटली जो भी आउटपुट होगा, सो जो भी इनपुट निकल करके आ रहा है दैट शुड बी ज़ीरो, ये ज़ीरो निकल के आना चाहिए। तो दिस इज़ ज़ीरो बेस्ड। अब ये ज़ीरो बेस्ड जो आपकी एग्रीकल्चर निकल करके आ रही है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑर्गेनिक कल्टिवेशन, दिस इज़ ऑर्गेनिक कल्टिवेशन। और सिंपल सी बात है, ये इसलिए इतना ज़्यादा डिमांडिंग हो रहा है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। सो दिस इज़ एक्सपोर्ट पोटेंशियल, दिस इज़ वेरी हाई, काफ़ी हाई यहाँ पर हमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल देखने को मिल जाता है। तो अगर प्राइमरली देखा जाए तो ये 3 चीज़ें होंगी जो हम स्मार्ट एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। मार्केट के बारे में यहाँ पर सिंपल मैं लिख दे रहा हूँ, आंत्रप्रेन्योरशिप, या सिंपल भाषा में बोला जाए स्टार्टअप कल्चर। हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में इतना डिस्कशन कर लिया है कि फिर से वही सेम चीज़ें डिस्कस करने का मतलब नहीं है, रिपीटिशन होगा। नॉर्मली आपके अगर आप अपने मैगज़ीन को देखेंगे तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्निक को लेकर के। सो दिस इज़ स्मार्ट एग्री टेक्निक को यहाँ पर बुक में आपके 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक बनाया गया है जिसका नाम है फॉर्म मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, दिस इज़ फॉर्म मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। फॉर्म मैनेजमेंट में यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे सॉइल के बारे में, यहाँ के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में, यानी सिंपल सी बात है फर्टिलाइज़र की बात की जा रही है। इसके अलावा इरिगेशन से रिलेटेड यहाँ पर बातें कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आप सीड से रिलेटेड बातें कर सकते हैं। तो ये बेसिकली चला जाता है अंडर द हेड ऑफ फॉर्म मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेकेंड पॉइंट इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि आपकी जो इरिगेशन होनी चाहिए या फिर जो आपकी फार्मिंग होनी चाहिए, दैट शुड बी एफिशिएंट, दैट शुड बी सस्टेनेबल, एंड दैट शुड बी ऑब्वियसली इफेक्टिव ऑल्सो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, दिस इज प्रिसीजन एग्रीकल्चर। अब ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है जहाँ पर आप एरर फ्री एग्रीकल्चर करते हैं। यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग या फिर ऑर्गेनिक कल्टीवेशन का, दिस इज़ ऑर्गेनिक कल्टीवेशन। जो बातें ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ पर वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, और जितने भी हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड या जितने भी तरीके के वीड्स वगैरह उग जाते हैं, वीड्स वगैरह निकल के आ जाते हैं, दैट शुड बी टेकन यू कैन से कि दैट शुड बी यूज्ड एज अ फॉर्मेट ऑफ फर्टिलाइज़र। अब ये मल्चिंग वगैरह करेंगे जिसके बेसिस पर यहाँ पर जो भी खेत में जो भी वीड्स होंगी या जो भी हर्बिसाइड या जितने भी तरीके की चीज़ें होंगी उनको वहीं पर फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ कर लिया जाएगा। तो ये चली आती है आपकी प्रिसीजन एग्रीकल्चर में, यानी कि इफेक्टिव एग्रीकल्चर, दिस इज़ इफेक्टिव एंड इफिशियंट एग्रीकल्चर। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर बोला गया है आपके बुक में वो है एग्रीकल्चर ऑटोमेशन। तो दिस इज़ एग्रीकल्चर ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना। अब ये टेक्नोलॉजी कई तरीके से हो सकती है, इट शुड बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, एनालिसिस लिख लेते हैं। इसके अलावा ड्रोन बेस्ड जो सर्वे होंगे, यानी रिमोट सेंसिंग, आप इसको सिंपल बोल सकते हैं, दिस इज़ रिमोट सेंसिंग एक्चुअली। तो ये सारे पॉइंट आपके चले जाएंगे इस स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्निक के अंतर्गत। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन है कि आखिर में इसमें फ़ायदे क्या हो रहे हैं, इसके फ़ायदे, यानी कि एग्रीकल्चर में ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हाउ एग्रीकल्चर हैज़ हेल्प्ड एग्रीकल्चर, सॉरी स्मार्ट एग्रीकल्चर हैज़ हेल्प्ड एग्रीकल्चर। तो ये क्या है, बेसिकली बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहा है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट, क्या बेनिफिट यहाँ पर लिखना है। तो बेनिफिट आप आराम से लिखते हैं ये 1 बाय 1 करके, क्या क्या लिख देंगे फटाफट क्विकली रिकॉल करिए। बेनिफिट क्या हो सकते हैं, तमाम तरीके के बेनिफिट हो सकते हैं, एक एक करके अगर यहाँ पर डिस्कस किया जाए। सबसे पहले टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करेंगे तो हमें रियल टाइम डेटा पता चलेगा। तो दिस इज़ रियल टाइम डेटा, किस चीज़ का, हर चीज़ का, चाहे वो क्रॉप हो,
ग्रोथ हो, क्रॉप ग्रोथ, या इरिगेशन हो, न्यूट्रिएंट हो, या फिर फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन हो, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, या लास्टली अगर बात किया जाए कि हमारा लैंड यूज़ के बारे में, सो लैंड यूज़, या इसी को बोल सकते हैं हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, दिस कैन बी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया या नेट क्रॉप्ड एरिया, या जो भी बोलना चाहे वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। सो रियल टाइम हमें डेटा मिलना शुरू हो जाएगा जिसके बेसिस पर हम लोग यूज़ कर सकेंगे इन अ फॉर्मेट ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर। दिस इज़ प्रिसीजन एग्रीकल्चर। जब हमें हमारे पास सारे इनपुट्स पता रहेंगे तभी ना हम पता कर पाएंगे उसमें कहाँ कहाँ वेस्टेज हो रहे हैं, और उसी वेस्टेज को जब हम निकाल देंगे तो बन जाएगा हमारा प्रिसीजन एग्रीकल्चर। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं कि हम आफ्टर गेटिंग द डेटा वी कैन एनालाइज द डेटा एंड अकॉर्डिंगली वी कैन इवेल्युएट आवर सॉइल एंड क्रॉप। तो इवेल्युएशन हम लोग कर सकेंगे। इवेल्युएशन किस चीज़ की? सॉइल की, और साथ ही साथ में क्रॉप की। क्रॉप कहने का मतलब यहाँ पर ग्रोथ है, और साथ ही साथ में इफ़ इन केस मान लेते हैं कि क्रॉप अगर फेल हो जाती है, सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द फेलियर? क्या रीज़न था आखिर में फेल होने के? क्या ये क्लाइमेटिक है? इफ़ इट इज़ क्लाइमेटिक देन वी विल रिजॉल्व इट थ्रू क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। वी विल डेवलप सम न्यू क्रॉप्स, we will make some new genetic changes into the crop, और accordingly we will make a new solution for this climate resilient, जो भी क्लाइमेट के कारण से फेल हो रही होगी वो बन जाएगी। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि मैन मेड कारण कोई अगर रहा, सपोज मान लेते हैं, सो वी विल अगेन ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम विद सम सोल्यूशन। सो एनीवे वी नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम फर्स्ट एंड देन ओनली वी कैन गेट इट द सोल्यूशन। पहले हम प्रॉब्लम को देखेंगे, देन ओनली वी कैन कंसीडर द सोल्यूशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हम लोग देखेंगे कि आखिर में जो हमारा फॉर्म है यानी कि लैंड मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से है। तो जब लैंड मैनेजमेंट के बारे में हम जान लेंगे तभी ना उसमें हम लोग चेंजेस कर सकेंगे। सो वी कैन मॉनिटर एंड कंट्रोल द फॉर्म्स, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड कंट्रोलिंग, ये भी पॉइंट हमारा हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से अगर कोई इनकेस डिसीज़ वगैरह लगती है, कई तरीके के डिसीज़ेज़ वगैरह लग जाते हैं क्रॉप में, रस्टिंग हो जाती है, रॉटिंग हो जाती है, और इस कारण से हम डिसीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि जब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ नए तरीके के डिसीज़ेज़ वगैरह आ जाते हैं बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। यहाँ पर जैसे इन्वेसिव स्पीसीज़ और तमाम तरीके के यहाँ पर प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाते हैं जिसके कारण से क्रॉप में कुछ ना कुछ डिसीज़ लग जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे महाराष्ट्र में बॉलवॉर्म का केस आपने सुना होगा कि यहाँ पर जो कॉटन थी, बीटी कॉटन हमने लगाया था और उस बीटी कॉटन में बॉलवॉर्म अटैक हो गया था जो कि हमारे लिए नया था। गलती हमारी ये थी, वी हैव नॉट अप्लाइड, और यू कैन से वी हैव नॉट अप्लाइड इन अ फॉर्मेट ऑफ पायलट प्रोजेक्ट। हमने डायरेक्टली उसको लॉन्च मार दिया था जिसके कारण से हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इस प्रॉब्लम से हम लोगों ने सीखा और अल्टीमेटली जो बीटी ब्रिंजल है उसको हम पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पर अभी रन कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो वी विल ट्राई टू रिजॉल्व एंड देन उसके बाद से मार्केट में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर लाइव स्टॉक का भी मैनेजमेंट कर सकेंगे। लाइव स्टॉक मैनेजमेंट हमें ये पता चल जाएगा कि आखिर में कितना टाइम लगना है एग्रीकल्चर में, क्या क्या इनपुट्स लगने हैं, अकॉर्डिंगली वी कैन मैनेज, उसको प्लान कर लेंगे, और प्लान करने के बाद में जो भी बचा हुआ टाइम है वो हम लोग लेकर के आएंगे लाइव स्टॉक, या फिर सिंपल बात किया जाए एनिमल हस्बेंड्री, या सिंपली बोला जाए अलाइड एक्टिविटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर। क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो इंडिया में जितना भी लैंड यूटिलाइजेशन है वो ऑलरेडी हो चुका है, वी कैन नॉट इंक्रीज इट, इनफैक्ट विद द टाइम इट विल गेट डिक्रीज, आगे धीरे धीरे जा करके डिक्रीज ही होने वाला है। तमाम चीज़ें यहाँ पर आप बोल सकते हैं जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होते आ रही है, अर्बनाइजेशन होती आ रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी इन अ फॉर्मेट ऑफ रिडक्शन इन द लैंड एरिया, और यू कैन से ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। सो अल्टीमेटली हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि हमें एनीवे जो हमारा फ्यूचर है, द फ्यूचर ऑफ द एग्रीकल्चर वी कैन ओनली डेवलप थ्रू द लाइव स्टॉक, और यू कैन से द एनिमल हस्बेंड्री और अलाइड एक्टिविटीज़। तो ये फॉर्मेट रहेगा। लास्ट एक और फॉर्मेट आप बोल सकते हैं, दिस इज इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल कंसेप्ट, इकोलॉजिकल। इन दोनों के बेसिस पर अल्टीमेटली हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, दिस हैज़ turned the agriculture, or this has the potential to turn the agriculture into a profitable business। जो आज की डेट में सबसिस्टेंस बेसिस पर की जा रही है, we can convert this into commercial and business oriented agriculture। तो ये सारे पॉइंट आपको लिखने होंगे, और कहीं ना कहीं ये जो हमारा स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्निक है वो इसको हेल्प कर रहा है आगे बढ़ाने में।
सो दिस वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आपने लिखना है। बाकी इसको लिख करके आप टेलीग्राम चैनल पर ऑब्वियसली भेज सकते हैं इवैल्यूएशन के लिए, और साथ ही साथ में यहाँ पर पीयर रिव्यू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो फटाफट पूछेगा। एक प्रॉब्लम, इनफैक्ट एक कमेंट आया था, कमेंट इन द सेंस कि एक जो है इशू आया था, आई गेस दिस वाज फ्रॉम शिनी रॉय। प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी, इनका ये कहना था कि कई सारे, वन सेकेंड लेट मी रीड इट फर्स्ट। कहना इनका ये था कि जो हमारे पास क्वेश्चंस अभी हम लोग डिस्कस किए जा रहे हैं, अभी जो कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी वाले हैं, ये काफ़ी जनरल क्वेश्चंस हैं, और इसमें मैप वगैरह कैसे बनाया जाए, क्योंकि नॉर्मली मैप वगैरह हर एक क्वेश्चन में बनाना होता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैप बनाना या नहीं बनाना, हम लोग अभी तो खैर कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसे ज्योग्राफी के साथ लिंक किया जा सकता है। सो जब भी आपको आंसर राइटिंग करना होता है तो आपको हर पेज में एटलीस्ट एक मैप या फिर एक फ्लो चार्ट या दोनों आपको बनाना होता है। दिस इज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द आंसर। जैसे यहाँ पर अगर आपको मैप बनाना है तो मैं कहूँगा सिंपल आप एक मैप बनाइए जहाँ पर आप ये दिखाएंगे कि कहाँ की फसल यानी कहाँ की फार्मिंग फेल हो रही है और उसके पीछे रीज़न क्या है। फॉर एग्जांपल अगर बात किया जाए नॉर्थ इंडिया में, अगर मान लेते हैं कि एग्रीकल्चर फेल हो रही है, उसके पीछे कारण होता है कि यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है, इरिगेशन नहीं मिल रही है, यानी मानसून फेलियर हो जाता है। अगर हम डेक्कन में आ जाते हैं तो यहाँ पर भी अपने अलग रीजन्स होते हैं, हीट वेव के कारण से। सिमिलरली इसी तरीके से आप अलग अलग एरिया में आएंगे तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो क्रॉप फेलियर है उनका हमें रीज़न देखने को मिल जाता है। कहीं पर वाटर डेफिसिट है तो कहीं पर वाटर सरप्लस हो जाता है, कहीं पर डिसीज़ आ जा रही है तो कहीं पर जो है एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स आ जा रहे हैं। तमाम तरीके के हमें रीजन्स वगैरह मिल जाते हैं। सो हम लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि एक मैप ड्रॉ कर सकते हैं और उस मैप में आप दिखाएंगे क्रॉप फेलियर कि आखिर में क्रॉप जो फेल हो रही है वो कहाँ पर किस तरीके से हो रही है और उसके पीछे का रीज़न क्या हो रहा है। अब देखिए, क्वेश्चन में कहीं पर पूछा नहीं गया है, इसलिए हम आंसर के फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, बट वी विल राइट इट इन अ फॉर्मेट ऑफ डायग्राम और इन अ फॉर्मेट ऑफ मैप। तो हम इस तरीके से मैप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि हर चीज़ को आप लिख करके ही समझाएं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको ड्रॉ करके भी आप समझा सकते हैं, और इस तरीके से आपका आंसर जो है एक हॉलिस्टिक आंसर बन जाता है। एंड दैट इज़ व्हाट आई गेस यूपीएससी इज़ यू कैन से सर्चिंग इन द आंसर्स ऑफ एस्पिरेंट्स। ये कहीं ना कहीं जो होता है यही खोजा भी जा रहा है। खैर, हमारा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को लेकर के। ये एक ऐसा टॉपिक है जो नॉर्मली पिछले 2-3 सालों से काफ़ी ज़्यादा सेंसेशनल बना हुआ है, बहुत ज़्यादा बर्निंग बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी हमें देखना होगा। और ये इस पर क्वेश्चन आना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, मतलब आज नहीं तो कल इस पर क्वेश्चन पूछा ही जाना है। तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस आखिर में क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। अभी हम लोगों ने जब स्मार्ट एग्रीकल्चर पढ़ा तो वहीं पर हम लोगों ने टॉपिक को देखा था कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर या क्लाइमेट रेजिलिएंट जो क्रॉप है उसके बारे में एक डिस्कशन किया गया था। वही चीज़ यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। जब हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर के कई सारे शॉर्टकमिंग्स आते हैं, कई सारे शॉर्टकमिंग्स आते हैं, और उस शॉर्टकमिंग्स में एक मेजर जो रोल प्ले किया जा रहा है वो है क्लाइमेट चेंज। दिस इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कई इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर वाटर सरप्लस हो जा रहा है, पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन पानी ज़्यादा हो जा रहा है। कहीं पर वाटर डेफिसिट हो जा रही है, और खैर यही तो मैक्सिमम जगह पर हो रहा है। कई जगहों पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर में हमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है कि वो क्रॉप ही ख़राब हो जा रही है, या फिर आप इसको सिंपली बोल सकते हैं दिस इज़ हीट वेव कंडीशन। दिस इज़ हीट वेव कंडीशन, हीट वेव की कंडीशन बन जाती है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों ही जगहों पर हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो है ड्रॉट सिचुएशन, ड्रॉट। अब आपको पता होगा जो ड्रॉट है बेसिकली वो 3 तरीके का होता है। एक होती है जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल, दिस इज़ हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, जहाँ पर पानी के कारण से हो जाता है। दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं मीटरोलॉजिकल ड्रॉट, जहाँ पर मीटियोरोलॉजिकल मतलब कि ज़मीनी स्तर पे हो जाता है कि यहाँ पर किस तरीके की फिजियोग्राफी है। और तीसरा पॉइंट आप बोल सकते हैं जो एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स की वजह से होता है, एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स। तीनों का ही अल्टीमेटली जो एक सॉल्यूशन निकल करके आता है वो होता है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। दिस इज क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। इस क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में हम जितने भी सोइंग पीरियड के टाइम पीरियड में, सोइंग के टाइम पे जितने भी डेवलपमेंट्स वगैरह होते हैं वो करते हैं, जैसे क्रॉप को लेकर के, इरिगेशन को लेकर के, फर्टिलाइज़र को लेकर के, और लैंड मैनेजमेंट को लेकर के। दिस इज़ लैंड मैनेजमेंट। ये 4 चीज़ें हैं जहाँ पर हमें फोकस करना होता है। अब देखिए मैक्सिमम चीज़ें रिपीट ही होती हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। बस आपको एक ध्यान रखना है
यहाँ पर एक डेटा जो है वो आपको ध्यान रखना है। डेटा ये बोला गया है कि हमारे कंट्री में 2010 से लेकर के 2039 के बीच में ऐसा कहा जा रहा है कि 9% का लॉस हमें देखने को मिलेगा इन द मेजर क्रॉप यील्ड। और वो भी इसलिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और ये क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट ऐसा नहीं कि केवल किसी एक फसल पे पड़ेगा, हर एक फसल पे पड़ रहा है। और स्पेशली ये पड़ रहा है आपके राइस पे। राइस में कहा जा रहा है कि 35% लॉस देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर वीट को देखा जाए तो वीट में भी हमें 20% लॉस देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से 50% सॉर्गम में, 13% बार्ले में एंड 60% मेज़ में देखने को मिलेगा। दिस इज़ मेज़। ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक अलार्मिंग पॉइंट है, क्योंकि अगर आपके क्रॉप का 60% लॉस हो जा रहा है, 50% लॉस हो जा रहा है, दैट मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ फंडामेंटल प्रॉब्लम। और कहीं ना कहीं उस फंडामेंटल प्रॉब्लम को अगर हम सॉर्ट आउट नहीं करें तो अभी ये 2039 की बात की जा रही है, नियर फ्यूचर आने वाले टाइम में 2040-2050 में हो सकता है कंडीशन और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहे, और भी ज़्यादा जो है अलार्मिंग हो सकती है, और भी ज़्यादा भयावह बन सकती है। तो इस वजह से हमें अभी से ही कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एक सहारा, एक सॉल्यूशन के तौर पे निकल के आता है। यहाँ पर जो हम लोगों ने 4 हेड में डिवाइड किया है, क्रॉप, इरिगेशन, फर्टिलाइजर और लैंड मैनेजमेंट, इन चारों को ही आप बहुत आराम से डिस्कस कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रॉप में हो गया, जहाँ पर हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाएंगे, जीएम क्रॉप। अब ये जीएम क्रॉप का मतलब क्या है? इस जीएम क्रॉप का मतलब ये है कि हम यहाँ पर ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप बनाएंगे। दिस इज ड्रॉप रेसिस्टेंट, ये तो एक एग्जाम्पल बताया गया। इसके अलावा क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग की जाएगी। हो सकता है कुछ क्रॉप में कोई डिसीज़ लग रही हो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के कारण से, या हो सकता है रेनफॉल के कारण से हो रही हो, या हो सकता है कि जो न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट डिसबैलेंस होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही हो। तो एनीवे हमें देखना पड़ेगा, हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस कारण से प्रॉब्लम आ रही है। जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आइडेंटिफाई करने के बाद में हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या सॉल्यूशन किए जा सकते हैं। और उसी सॉल्यूशन का एक सिंपल एक टर्म दिया गया है, दैट इज़ क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग। सिमिलरली इसी तरीके से इरिगेशन के लिए भी, फर्टिलाइज़र के लिए भी और लैंड मैनेजमेंट के लिए भी हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रख करके कई सारे डेवलपमेंट वगैरह किए हैं। अब ये केवल और केवल ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक केवल और केवल लैब बेस्ड यहाँ पर चीज़ें की गई हैं, बहुत सारा यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी स्टेप लिया है और गवर्नमेंट ने भी कई सारे प्लान निकाले हैं जिसके बेसिस पर ये जो क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग है उसको आगे बढ़ाया जा सके। जैसे एक प्रोग्राम निकाला गया था, जैसे निकरा बोलते हैं इसे, दिस इज निकरा, नेशनल इनोवेशन ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। ICAR ने लॉन्च किया था, बहुत पहले किया था, 2011 में ही किया था। और यहाँ पर इनका सिंपल जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि अडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक चेंजेस एंड टू मिनिमाइज द क्लाइमेटिक चेंज इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। तो जितने भी ये क्लाइमेट रेजिलिएंट क्लाइमेट प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है उससे एक सोल्यूशन निकाला जाए, उसके एडाप्टिव उसको मिटिगेट करते हुए हम एक सोल्यूशन निकालें। सिमिलरली इसी तरीके से एक फंड भी बनाया गया है, क्योंकि पैसे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर बनाया गया है नेशनल एडाप्टेशन फंड, नेशनल एडाप्टेशन फंड, और इसी को फॉर क्लाइमेट चेंज इन मतलब क्लाइमेट के कारण से है। तो दिस इज क्लाइमेट चेंज के कारण से जो भी एडाप्टेशन फंड है उसके लिए है। हालांकि कई बार क्या होता है, एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, हमारे पास जैसे तमाम नेटकॉम भी जैसे एक काम करती है संस्था है नेटकॉम, ठीक है, दिस इज नेटकॉम। अब नेटकॉम के साथ केस यहाँ पर ये बनता है कि हमें नेटकॉम के साथ केस हमें ये बनता है, अगर मान लेते हैं कि UNFCCC है जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सबको पता ही होगा, और मान लेते हैं इंडिया है। सपोज इंडिया में कोई एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, कोई भी एक एक्शन प्लान बनाया गया है और यहाँ पर UNFCCC ने अपना कुछ एक एजेंडा बना रखा है कि हाँ ठीक है, हर एक कंट्री को इसी पर काम करना होगा। तो हमारे यहाँ पर कोई एक संस्था होनी चाहिए ना, कोई एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो कम्युनिकेट करे। उस कम्युनिकेट करने के लिए हम लोगों ने बना रखा है नेटकॉम। सो बेसिकली जो नेटकॉम है, दिस इज़ एक्चुअली नेटकॉम, ये जो नेटकॉम है ये इंडिया का जो भी एक्शन प्लान होता है या जो भी डेवलपमेंट किया जाता है उसको कम्युनिकेट करता है विद UNFCCC या जो भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके साथ में। तो ये भी एक प्रोग्राम के तौर पे है, हालांकि इसको भी फंडिंग मिलती है इसी नेशनल एडाप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज के ही बेसिस पर। इसी तरीके से इरिगेशन के लिए हमारे पास है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स। इसके अलावा हम लोगों ने बात किया ही है ज़ीरो बेस्ड, जो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होती है। तो दिस इज़ ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग।
नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, या ऑर्गेनिक फार्मिंग ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो कि इसी क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रही हैं। तो ओवरऑल एक फंडा समझ में आ गया होगा कि आखिर में क्या चीज़ें हैं इस क्लाइमेट रेजिलिएंट के बारे में। इसमें ओवरऑल लास्ट में आप ये बता सकते हैं कि कुछ कंक्लूजन, यानी कि कुछ आप यहाँ पर कंक्लूसिव रिमार्क बना सकते हैं। अब कंक्लूसिव रिमार्क कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन में सिंपल है, शॉर्ट नोट बताया गया है और आपने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, गवर्नमेंट की स्कीम बताई है, आप बताएंगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, या फिर सिंपल बात किया जाए रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस के बारे में आप बताएंगे। रिकमेंडेशन में क्या होगा? सिंपल सी बात है, सबसे पहले फाइनेंस देना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में फाइनेंस जो होता है रिलेटिवली कम पड़ रहा है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर की जा रही है तो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस वगैरह भी आपको बढ़ाने ही पड़ेंगे, तो फाइनेंस करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, इनोवेशन को और ज़्यादा आगे बढ़ाना होगा, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ ओपन करनी पड़ेगी। हमें जो भी रिसर्चर वगैरह है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च कर रहा है, वी नीड टू अगेन फंड देम, और उनके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उनको और भी ग्लोबल लेवल पर ले जा करके देखना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देना, या उनको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो रही है उस चीज़ को फुलफ़िल करना। तो ये सब हमारे पास कुछ चीज़ें रहेंगी जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और जितने भी क्लाइमेट रेजिलिएंट, क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है हमारे एग्रीकल्चर में, उसे हम लोग दूर कर सकते हैं। सो प्राइमरली यहाँ पर हमें जो फोकस करनी थी वो एग्रीकल्चर, इसके मिटिगेशन पार्ट, और इसकी जो ओवरऑल यील्ड आ रही है या फिर जो अडॉप्टेशन आ रही है उस पर हमें फोकस करना था। और उसके लिए हम लोगों ने पहले देखा कि साइंटिफिक अप्रोच क्या है, गवर्नमेंट की क्या अप्रोच क्या है, और बाद में हम लोगों ने एक रिकमेंडेशन देखा कि व्हाट आर द रिकमेंडेशंस which should be fulfilled in the near future to make this agriculture climate resilient agriculture। तो ये सारी बातें हम लोगों ने करनी थी इस टॉपिक के लिए। तो बातें समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा। फिलहाल हम लोग इस डिस्कशन को यहीं ख़त्म करेंगे, और ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म होता है। द टॉपिक वॉज स्मार्ट एग्रीकल्चर, वी हैव कंप्लीटेड दिस, ये हमारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट डे कल से हम लोग बात करेंगे अपने नए कुछ टॉपिक के साथ में, और देखेंगे क्या कुछ चीज़ें हैं। फिलहाल यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।